हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग आपका शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। और हमारे अतीत जो सेकंड बुक है आज हम लोग यानी कि हिस्ट्री की पहली बुक का पहला चैप्टर पहला लेक्चर में लेने जा रहा हूं। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चे जो बच्चे अपनी कक्षाओं में नहीं बैठे हैं कृपया शांत होकर बैठ जाएं, सामने ध्यान दीजिए। आपकी बुक हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमारे अतीत सेकंड उसको हम लोग देखेंगे। तो सभी बच्चे सामने ध्यान दें। देख लिया आप सही ने? चलिए, इसी में सबसे पहले हम देखेंगे 1000 वर्षों के दौरान हुए आपके परिवर्तन की पड़ताल। यानी कि 1000 वर्ष या हजारों वर्षों में, 1000 वर्ष ना कहकर जो कुछ सालों में, कुछ हजारों वर्षों में जो कुछ चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस की हम लोग पड़ताल करेंगे। पड़ताल का मतलब होता है आपका जांच करना। क्या मतलब है? जांच करना। तो हम उनकी जांच करेंगे। कैसे करेंगे? अब एक ये मैप हमारे को मिला हुआ है, इस मानचित्र को थोड़ा सा अगर आप पूरे को ऊपर से नीचे तक गौर कर इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये 12वीं शताब्दी में एक भूगोल वेत्ता हुए हैं अल इदरीस, और इन्होंने ये क्या किया है, दुनिया का एक मैप बनाया था वर्ल्ड का, और उसको एक भाग हमारे पास है और उसमें आपका भारत को दर्शाया गया है। देखिए इसमें भारत कहाँ हो सकता है, नीचे समुद्र है और ये भारत है। देखिए चले और हम लोग शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नजर डालिए। 1154 में कब बनाया है? 1154 में। यह नक्शा जो दिया गया है वह उसके बाद बनाए गए दुनिया के बड़े नक्शे के चित्र का एक हिस्सा है। कह रहे हैं जो उसने पूरा नक्शा बनाया था दुनिया का, उस मानचित्र का एक हिस्सा हमारे पास है जिसको हम लोग अभी आपका देख रहे थे, और उपमहाद्वीप को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि भारत के पास पड़ोस के क्षेत्र को। और कह रहे हैं दूसरा मैप बनाया है एक फ्रांसीसी चित्रकार है, और ये कब बना है? ये लगभग 18वीं शताब्दी में बना है, 1720 में। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत की जगह उस जगह पर है जहां आज हम उत्तर भारत को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? उत्तर भारत को ढूंढते हैं। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है जहां अरबी में दिए गए उसमें से कुछ को पहचानते हैं, और जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष के बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गईं। ये नक्शे पहले से ज्यादा लोग परिचित होने लगे। उनमें विशेषकर तटीय इलाकों में बारीक ब्यौरा देकर आसानी की चीजें हो गई। यूरोप में नाविक और व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के नक्शे का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? इन सब का इस्तेमाल करते थे। ठीक, देख लीजिए ये है आपका जो मैप कब बना है? 1720 में। उसकी एक स्थिति को आपके सामने दर्शाया गया है। देख लीजिए 1720 में बना हुआ। तो इस मैप में और पहले वाले मानचित्र के बीच दोनों में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। उन डिफरेंसेस को थोड़ा सा गौर करिए। देख लिया? देखते हैं। अब देखिए इतनी महत्वपूर्ण बात एक और यह भी है कि दूसरे युग तक मानचित्र आकलन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। कह रहे कि जिस समय 12वीं शताब्दी में अल इदरीसी ने मैप बनाया था और उसके बाद जब 400 साल के बाद मैप बना, तो उस समय का जो विज्ञान था और उस समय जो मैप बनाने की आपका तकनीकी थी, देखिए 400 सालों में काफी कुछ बदल गया। आप देख सकते हैं कि 400 सालों में काफी चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो 400 सालों में जो तकनीकी थी वो बदल चुकी है। अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए सूचनाओं के संभावना, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्या करते हैं कि जो उनकी ऐतिहासिक आपकी पृष्ठभूमि है उनको देखते हैं, और उनको देखना बहुत जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावलियां, इस पर ध्यान दे रहे हैं। नई और पुरानी शब्दावली, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ का साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं। ये भाषाएं समय के साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए
मध्य युग में फारसी, आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण शब्द भंडार में ही नहीं आती, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। कैसे हैं? समय के साथ जो अर्थ हैं वो भी काफी इसमें चेंज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज के हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। कह रहे हैं अगर आप भारत के शब्द को समझते हैं कि कैसे आज की तारीख में शब्दों के भी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। पहले क्या बोलते थे हमारे आपको देश को? हिंदुस्तान। लेकिन आज इसे आधुनिक रूप में हम क्या बोलते हैं? भारत। कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान भारत में कुछ चीजें आपकी बदल गई हैं? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। शब्दों के जो मीनिंग है, जो शब्दों की जो चीज है, वो काफी उनमें आपका बदलाव आ गया है। 13वीं शताब्दी में जब फारसी में इतिहासकार, देखिए 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण करने की बात है। कौन है? फारसी इतिहासकार, नाम है मिनाज ए सिराज। इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। आपसे पूछ ले कि हिंदुस्तान शब्द को देने वाला कौन व्यक्ति था, तो आपको समझ आएगा कि हिंदुस्तान को सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम था मिनाज ए सिराज, जो क्या थे? एक फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक, उन्होंने देखिए ये जो आपका शब्द दिया था हिंदुस्तानी, पूरे आज जितना वर्तमान भारत आपको है, इस शब्द ये इसको हिंदुस्तान नहीं कहा था उन्होंने कुछ क्षेत्र को स्पेसिफाई करते हुए, यानी कि लोकेटेड करते हुए, चिन्हित करते हुए कहा गया था कि ये क्षेत्र हिंदुस्तान है। जैसे उसका आशय था पंजाब, यानी कि आप अगर बेसिकली देखो तो सिंधु नदी से पार कर कर और जहां तक गंगा नदी बह रही है, गंगा और यमुना, उसका जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को कहा था हिंदुस्तान। मैं आपको समझा सकता हूं थोड़ा इस मैप के माध्यम से। ये देखिए, ये बह रही है आपकी इंडस रिवर और ये है आपकी गंगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र को कहा था इन्होंने, क्षेत्र को कहा हिंदुस्तान। तो हिंद यानी कि इंडस से ही आपका हिंद पड़ा है। देखिए जो सिंधु नदी के पार के लोग थे वो, तो ये हमारा सह शब्द है ना, सह, इस सह को है पढ़ते थे वो लोग। तो जो इस तरह से आपका सिंधु लिखा था, इस तरह से, ये फिर इस तरह से पढ़ने लगे। ठीक, तो चेंजेज हुए। वो सह को है पढ़ते थे और सह को है पढ़ने की वजह से इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट बात होनी चाहिए कि मिनाज ए सिराज इस शब्द को देने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से आपका डिफाइन किया। ठीक, आप इसको समझ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थों में इन इलाकों का इस्तेमाल जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे, और बेसिकली जितना भी ये क्षेत्र उसने बताया था, क्या बताया था, इसका उन्होंने पॉलिटिकल रूप में एक्सप्लेन किया था कि जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार में जो क्षेत्र आता है, सुल्तान के क्षेत्र में जो क्षेत्र आता है, वही आने वाला शब्द क्या है, जितना क्षेत्र है वो हिंदुस्तान है। क्या है? यानी कि मिनाज ए सिराज के अनुसार क्या था, जहां पर मुगल सल्तनत काम कर रही है, जितने पर मुगल सल्तनत का अधिकार है, वो पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान है। ठीक, उसने किसने लिखा है? मिनाज ए सिराज ने लिखा है। मिनाज ए सिराज की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक, कौन सी है? हिंद स्वराज। आइए देख लीजिए एक बार। तो चलो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या ध्यान देना है? ठीक, तो हिंदुस्तान शब्द का मतलब क्या था और किसके लिए प्रयोग हो रहा था, बेसिकली ये आपको ध्यान देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम इनको देखते हैं। आप इससे आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ।
अगर हमने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है तो इस हिंदुस्तान शब्द में कभी भी साउथ इंडिया को मिलाकर नहीं देखा गया। वो हमेशा अपने आप क्या बोलते थे, हम क्या हैं, हम लोग द्रविड़ हैं। और इस क्षेत्र के लोग अपने आप क्या बोलते थे, हम लोग आर्य हैं। तो हमेशा साउथ और उत्तर के बीच यानी कि नॉर्थ में एक वॉर चली रही है कि हम लोग आर्य हैं और हम लोग आपका द्रविड़ है। ठीक, कैसे हम लोग आपके द्रविड़ हैं और हम लोग आर्य हैं। तो आर्य बोलते हैं हम लोग प्राचीन हैं, द्रविड़ बोलते हैं हम लोग प्राचीन हैं। और उस समय तक भी क्या हो रहा था, हिंदुस्तान में साउथ का विलय नहीं हो रहा था। यानी कि ये जितना भी उपमहाद्वीप का ये वाला भाग है जिसको हम साउथ कहते हैं, इससे नीचे का पार्ट बेसिकली ये पूरा रीजन इधर का ये इस हिंदुस्तान शब्द में फिट बैठ ही नहीं रहा था, क्योंकि इस यहां तक मुगलों का राज, आपका दिल्ली सल्तनत नहीं पहुंच रही थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें गौर कर देखते हैं। कह रहे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासी की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। उसकी संस्कृति के वर्णन, यह प्रयोग 2वीं शताब्दी में कबीर अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद से ही कुछ समान है। देखिए 14वीं शताब्दी में बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं अमीर खुसरो, और कव्वाली का जो गायन है और तबले के जो आविष्कारक हैं वो कौन है, अमीर खुसरो ही हैं। इन्होंने एक अपनी कविता लिखी और उस कविता का शीर्षक लिखा था हिंद। ठीक, मगर जहां भारत एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सातवत के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान सबसे वे राजनीति भारत से कैसी फीलिंग आ रही थी, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, लेकिन वो कहां एड ऑन नहीं हो रहा था, आपका पॉलिटिकल और नेशनल में, उसको वो लोग एड ऑन नहीं। ठीक, समझ आ रहा है बच्चों? ध्यान दे बच्चों, सामने कोई डाउट है जी, ऐसी कुंभी चोड़ा आपका बच्चों? पक्का ये चैप्टर को पढ़ेगा आगे, शाबाश, बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून सर। शुरू करें फिर पढ़ना। किसी भी शब्द का पढ़ने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के लिए अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहास किस युग का अध्ययन करते हैं और इनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्तवंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1700-500 ईसवी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से भी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके धीरे कम करने लगे। समय के दौरान कागज क्रमश सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, अदालतों के दस्तावेज, करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया
करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तक तथा अभिलेख में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारे विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। बहुत बढ़िया युवराज, बस युवराज बैठ जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद युवराज आपका। चलिए थोड़ा समझते हैं। कह रहे हैं कि जब भी कोई इतिहासकार किसी शब्द का प्रयोग करता था तो बड़ी सावधानी से वो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि अगर उसने कोई और शब्द उसकी जगह यूज कर दिया, कुछ लगा दिया, तो चेंज हो जाएगा पूरा मीनिंग। ठीक, अब आप भारत को देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के कितने नाम हैं, तो भारत को इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यव्रत भी कहते हैं। क्लियर है? ठीक, और संस्कृत में भारत खंडे भी बोलते हैं। चलिए अब कह रहे हैं कि उसी के तरह एक एग्जाम्पल हम लोग आपका समझते हैं कि कैसे है इनका प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि विदेशी कौन है, अगर मैं आपसे आज पूछूं तो आप सिंपल सभी बच्चों कहोगे सर हम विदेशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमारे देश का नहीं है, दूसरे देश से हमारे यहाँ आया हो, हम उसको विदेशी बोलते हैं। यही परिभाषा है ना विदेशी के आम रूप में? हाँ के ना? यही है ना? हाँ, आप देखिए, लेकिन ये आज के समय में है। आज से 3400 साल पहले, 2000 साल पहले ये क्या था? ये परिभाषा नहीं थी विदेशी की। विदेशी का सिंपल से मतलब था अगर कोई 50 किलोमीटर गांव से कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आया है, हम उसको विदेशी कहते थे। कोई हमारे राज्य क्षेत्र का नहीं है, हम आपके राजा की प्रजा का नहीं है, वो किसी और दूसरी आपके राजा की प्रजा से आया है, हमने उसको विदेशी कह दिया। कोई दूसरी संस्कृति से आया है तो हमने उसको आपका विदेशी कह दिया। तो आज के विदेशी में और पुराने विदेशी में अंतर है। इसीलिए इतिहासकार जब भी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बड़ी सावधानी से प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? बड़ी सावधानी से प्रयोग करते हैं, क्योंकि चीजें कुछ भी उलट पलट हो सकती हैं। और कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, मध्य युग में गांव से अगर कोई व्यक्ति आया है दूसरे गांव में, तो उस अनजान व्यक्ति को भी हम विदेशी कह सकते हैं। चाहे वो हमारे संस्कृति का भाग ना रहा हो, चाहे हमारे समाज का भाग ना रहा हो, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको विदेशी कहेंगे, आपका फॉरेनर कहेंगे। लेकिन आज की तारीख में फॉरेनर का मतलब क्या है? कोई किसी दूसरे देश से आया हो तो हम उसको फॉरेनर कहते हैं। यही है ना स्पष्ट अंतर, और यही है ना विदेशी शब्द। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। कुछ लोग उनको क्या कहते थे? हिंदी में आपका परदेशी कहते हैं और फारसी में अजनबी कहते हैं। तो आपको 2-3 शब्द आपको सीखने के लिए मिल गए। ध्यान दीजिए, हिंदी में विदेशी व्यक्ति को बोलते हैं परदेशी। क्या कहते हैं? परदेशी। और फारसी में कहते हैं अजनबी। दोनों शब्द को लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है, और आपको इनका मीनिंग भी समझ आएगा कि अजनबी हमको हिंदी का शब्द लगता है, जबकि अजनबी फारसी का शब्द है, और आपका परदेशी हिंदी का शब्द है। तो विदेशी किसका हुआ? आजी बच्चों, विदेशी फिर किसका हुआ? ये आपको बताना है। चलिए, इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। अगर कोई व्यक्ति नगर में रह रहा है तो उसके लिए अगर कोई वन का उसको आदमी मिल जाए तो वो क्या है? उसके लिए फॉरेनर है। वो क्या है? उसके लिए विदेशी है। आज नहीं है, लेकिन मध्यकाल में रहा है वो विदेशी। क्लियर है? आज नहीं है। ठीक। और साथ में देख, किंतु एक ही गांव में रहने वाले 2 किसान अलग अलग धर्म या जाति परंपराओं से जुड़े हैं, वे विदेशी नहीं होते। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई अलग संस्कृति समाज का हो, अंगना हो, तो हम उसको विदेशी कहेंगे। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं अगर कोई 2 धर्म के लोग, 2 किसान एक ही गांव में रह रहे हो, वो आपके विदेशी नहीं है। बड़ी अजीब बात है। यहाँ तो कह रहे हैं कि अलग संस्कृति का उसका अंग नहीं है तो विदेशी है, लेकिन एक ही गांव में रह रहे हैं तो आपका विदेशी नहीं है। ऐसा कैसे भाई? ये इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्षेत्र की। अगर कोई व्यक्ति हमारे क्षेत्र का नहीं है तो हम उसको विदेशी कहते हैं। जो अनजान है, जिसको हम, जो अजनबी है, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, वो हमारे लिए विदेशी है। आज भी आप लोग देखते हैं जो गांव में, पहाड़ों में हमारे यहाँ जो आपका ट्रेडिशनल है, वो क्या है? वो यही है कि हमारा बच्चा कहाँ गया है? आपका परदेश गया है। जो दादी अम्मा है, नानी है, वो क्या कहती हैं?
कि हमारा बच्चा कहाँ गया है, परदेश। उनसे पूछ लो कौन से प्रदेश गया है, आप परदेशी है, बोले आपका दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है, नोएडा में जॉब करता है, महाराष्ट्र में जॉब करता है, तो हम कहेंगे कहाँ परदेशी, वो तो भारत में रह रहा है। नहीं, वो परदेशी है, बाहर गया है। क्लियर है। अनजाने क्षेत्र में जाने वाले व्यक्ति को या अनजाने क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, अक्सर हम उनको परदेशी, यही शब्द है। इसीलिए इतिहासकार शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करते थे, कहीं ऐसा ना हो जा समझाना चाह रहे थे अजनबी और समझ लिया कुछ और। तो इसलिए इतिहासकारों ने शब्दों का प्रयोग बड़ी सोच समझ कर किया इतिहासकार में, और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ रहा होता तो उसका मीनिंग कुछ और समझ लेता है, दूसरा व्यक्ति कुछ और समझ लेता है। तो इसलिए इन सब चीजों का बड़े सावधानी पूर्वक तरीके से इन शब्दों पर ध्यान दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह से परंपराओं से जुड़ा आहार इनमें ना हो सके। समझ रहे हैं। चलिए, तो युवराज बेटे समझ आ रहा है कि विदेशी मतलब क्या है आज के समय में, पहले समय में समझ आया परदेशी का मतलब क्या है, अजनबी का। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पढ़ते हैं जीआईसी कुंभी चोर और जीआईसी बस्ते का कोई बच्चा आपको मिल जाए, तो आपके लिए क्या वो विदेशी है, परदेशी है, अजनबी है, क्या होगा बताओ। शायद पहले हो सकता था कि आज के समय में जो विदेशी की परिभाषा है, हमारे राष्ट्रीय क्षेत्र से जो बाहर का विदेशी। क्लियर है ना। इसी तरह से आप लोग ध्यान देकर पढ़ोगे तो मैं आपसे बताऊं कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे इतिहास में छुपी हुई, और ना जाने कितनी सारी जानकारियां हैं। बैठ जाओ आप, अच्छा लगा आप खड़े हुए, धन्यवाद, बैठ जाओ बेटे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी आपकी धरोहर हैं, बहुत सारी ऐसी परंपरा की चीजें हैं, इतिहास अपने अंदर बहुत कुछ आपका समेटे हुए हैं, लेकिन बस एक आपकी दृष्टि चाहिए और आपकी थोड़ी सी जिज्ञासा हो इतिहास को पढ़ने के लिए। यकीन मानो जब तक आप 12वीं करेंगे इतना कुछ जान चुके होंगे अपने देश के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके भौगोलिक बारे में, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ अपनी कक्षाओं को पढ़ते हैं, क्या उनको समझते हैं, और कैसे अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही अपने टीचर से, अपने बड़ों से पूछते हैं ये क्षेत्र क्या है, जब तक आपका पूरा विजन उस क्षेत्र के लिए साफ ना हो जाए। आप आज घर जाइए और घर में आपके बड़े बहन भाई होंगे, उनसे पूछिए कि आपका परदेशी और अजनबी में क्या अंतर है। परदेशी और अजनबी में क्या अंतर है, आप उनसे पूछना, ठीक है। फिर वो कल क्या बताते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होता है अजीब अलग लगे, कुछ मुझसे शेयर करना, ताकि सब लोग आपका जुड़े, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने इन शब्दों पर आपका विशेष कर ध्यान दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।